नमस्कार, उज्जवल जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विवेक सूरी जी की। तो आइए सबसे पहले हम उनको मिलवाते हैं विवेक सूरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। प्रिंस, आपका और उज्जवल न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक अभिनंदन की समय निकाल के आप हमारे पास आए। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो ये एक लॉन्ग रनिंग शो जो चल रहा है सीधी बात, उसको लगभग 20 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उस बारे में आप सबसे पहले थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से ये शुरुआत हुई। प्रिंस, 20 साल का एक लंबा अरसा और कल एक इतिहास मैं मान सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में रचा गया, क्योंकि सीधी बात का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी और इस वक्त ये तो अभी टेक 1 पे चल रहा है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि एक टू डिकेड्स की अगर बात करें, सबसे पहले ये सिटी चैनल हुआ करता था जो जी टेलीफिल्म या फिर उसकी सिस्टर कंसर्न या उसकी सब्सिडी हुआ करती थी, जो पूरे भारतवर्ष में सिटी चैनल के नाम से अपनी केबल ऑपरेटर चलाती थी। जम्मू की अगर बात करें तो उस वक्त सबसे पहले ये चौहान साहब हुआ करते थे, उनके पास था। फिर ये फ्रेंचाइजी आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट हैंड्स पे चली गई। उसके बाद मिस्टर डोगरा थे, मिस्टर मिस्री थे और उनके कुछ पार्टनर्स थे जिन्होंने सिटी चैनल को चलाया, तो वहाँ से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। सब्सिक्वेंटली चमनलाल गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर एमएस डिफेंस रह चुके हैं केंद्र में, उनके बेटे अनिल जी और उसके साथ कुछ और उनके मित्र थे जिन्होंने इस चैनल को चलाया। और आहिस्ता आहिस्ता वर्ष 2004 में टेक 1 चैनल ने इसको टेक ओवर किया और तब से जर्नी चल रही है। और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ जैन के लगभग 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स, क्योंकि एक वीकली प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई थी। 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम एपिसोड्स इस कार्यक्रम के चल चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सर, सीधी बात जो एक प्रोग्राम है, लोगों को काफी इसका एक वेट रहता है कि एक हफ्ते के बाद जब ये प्रसारित किया जाता है तो उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाती है, लोगों के पते की बात की जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लोगों में किस तरीके से आप जो है ये लोगों के बीच में उतारते हैं इस चीज को। आपने सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस तरह आपने कहा कि हम लोगों के मुद्दे, क्योंकि सीधी बात है, लोगों की जो आवाज़ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं। मुझे याद है कि जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उस वक्त VHS की कैसेट्स हुआ करती थी और बड़े बड़े आपके रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, कैसेट्स हम डालते थे, इजेक्ट करते थे और उस वक्त रिकॉर्डेड प्रोग्राम में चलते थे। जनता की आवाज़ की अगर आप बात करें तो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए 4 पैनलिस्ट का हमारा एक कॉन्सेप्ट था और इसमें एक सबसे बड़ी जो डिफरेंट बात थी, ये तो डिफरेंट जितने भी शोज थे उसमें जो एंकर होता है वो भी आराम से बैठ के डिस्कस करता है, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा एक हट के करने की कोशिश की थी। और यही कारण था कि इस कार्यक्रम को जो एंकर था, स्टैंडिंग डाइस उसके सामने था, स्टैंड होके खड़ा होके वो प्रोग्राम कंडक्ट करता था, लेफ्ट और राइट उसके पैनलिस्ट हुआ करते थे। तो सोच यही थी कि 2 सरकारी कंसर्निंग जो भी इशू उठाते थे, गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग कम से कम होने चाहिए थे, जनता की तरफ से चाहे एक जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी का कोई ना कोई एक सीनियर मेंबर वहाँ होता था जो जनता के मुद्दे उठाता था। और उस वक्त जब हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया, हमने इसको लाइव फोन इन कॉल्स भी रखे थे, क्योंकि लोगों को नंबर, क्योंकि लाइव प्रोग्राम था, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते थे, लोग फोन करके अपने जो कंसर्न्स थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी इशू था उस तक पहुंचना मुश्किल था, तो वो आवाज़ उठाते थे। तो कई समस्याओं का समाधान उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिला और मुझे अभी भी आशा है कि एक जनता की आवाज़ सीधी बात के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, उस चीज के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सीधी बात को आप इतना लंबे अरसे तक चला के अभी तक यहाँ पे लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी हर्षोल्लास के साथ आप इसको काफी आगे तक लेते हैं। लेकिन सर, अगर बात कर रहे हैं जर्नलिज्म की, आपके फील्ड जी, तो सर ये कहाँ से शुरुआत हुई, आपको किन किन लोगों ने मोटिवेट किया इस चीज में, ये थोड़ा दर्शाएंगे आप? बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि एक लंबा स्पैन मेरा कैरियर का रहा है। सबसे बड़ी बात कि एक जो प्रेरणा वो फैमिली से मिलती है। मेरे घर में एक माहौल जर्नलिज्म का था, क्योंकि मेरे फादर वो खुद एक लीजेंड है जम्मू कश्मीर में, रिनाउंड राइटर हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोड्यूसर हैं और खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम कर चुके हैं। और अगर हम 60s और 70s की बात करें तो वो जम्मू का ओल्डेस्ट एक पेपर था, डेली उजाला, उर्दू पेपर था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर, जो अब बंद हो चुका है, उसको चलाते थे। लेकिन अपनी जॉब की कुछ कमिटमेंट्स के कारण उनको फिर शिफ्ट करना पड़ा श्रीनगर, वहाँ पे दूरदर्शन से उनकी वाबस्तगी रही। लेकिन इस पूरे स्पैन में
उन्होंने उनके कहानियों को लिखना, स्क्रिप्ट्स को लिखना, खुद एज एक्टर वो काम करते थे और 5-6 साल बॉम्बे भी गए और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वापस आना पड़ा। जम्मू कश्मीर में उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। दूसरा, मेरी जो सिस्टर हैं डॉक्टर कविता सूरी, उनका भी सफ़र, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म घर में मिला था तो इंक्लाइंस हर कोई जर्नलिज्म की तरफ था। वो ब्यूरो चीफ रह चुकी हैं द स्टेट्समैन न्यू दिल्ली की। जम्मू कश्मीर को काफ़ी क्लोज से देखा, कोई 20-22 साल का उनका अपना एक्सपैंड रहा। कश्मीर टाइम्स से उनकी शुरुआत हुई। मेरी भी शुरुआत यूँ कहिए कि अगर 94 से, मैंने भी 93 में मेरी ग्रेजुएशन हुई प्रिंस ऑफ वेल्स, जो GGM साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारतीय विद्या भवन से मैंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स किया और यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी PG डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर से हासिल की। और उसके बाद फ्रीलांसिंग, डेली एक्सेलशियर, कश्मीर टाइम्स, संडे को उनकी मैगजीन थी, उसमें मेरे जो आर्टिकल्स थे बड़े अच्छे पब्लिश हुआ करते थे। तो वहाँ से एक रुझान स्टार्टिंग प्रिंट मीडिया से मिली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक हल्का हल्का मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि फादर साहब सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बनाया करते थे। तो एज एन एक्टर शुरुआत की, तो काफ़ी क्लोज से मैंने एक्टिंग फील्ड और जो ग्लैमर फील्ड था उसको भी देखा था। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक रुझान फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तरफ आया और एक्सेलशियर में मैंने कुछ समय काम किया। और उसके बाद 97 से 2000 तक श्रीनगर में DD मेट्रो उस वक्त चला करता था, एक DD नेशनल के साथ DD मेट्रो कार्यक्रम चैनल चलता था। वहाँ पर एक प्रोग्राम कश्मीर से चलता था, वादी की आवाज़। आधे घंटे का प्रोग्राम था, बीच में मैं उसकी एंकरिंग भी करता था और रिपोर्टिंग फील्ड से करता था। ये एक रहा कि पूरा एक ताउन, पूरी फैमिली की अगर बात करें तो यह माना जा सकता है कि जीन में हमारा एक जर्नलिज्म था। और एक पीढ़ी से, क्योंकि फादर साहब थे, मैं खुद हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता नटरंग से सीख रहे हैं, नेशनल कैंप्स में जा रहे हैं। तो एक वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। सर, कितना मुश्किल रहा होगा कि एक प्रिंट मीडिया से आपको इंडल्ज हो के उसके बाद आपने डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, तो उसमें थोड़ी सी जो मुश्किलात आपको लगी उसके बारे में थोड़ा सा। अपने सबसे बड़ी बात है कि मुझे याद है कि जब मैं एक्सेलशियर में था और काफ़ी सपोर्ट मुझे बड़े सीनियर उमेदा साहब का मिला, सीखने का मौका मिला, क्योंकि उस वक्त फील्ड में चुनिंदा ही बड़े नाम हुआ करते थे। चाहे हम अभिमन्यु शर्मा जी की बात करें, दैनिक जागरण की, जो आजकल एडिटर इन चीफ हैं, राजू केनी जी हैं, अश्विनी जी हैं, ये कुछ चुनिंदा नाम थे उस वक्त, जो हमारे, जिनको हम देख के आगे आगे बढ़े हुए हैं, हमसे सीखने को मिला है और सीख हम अभी भी रहे हैं। दुश्वारियाँ इतनी आती है क्योंकि अगर आपके पास कमांड है लिखने की तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर आप लिखने का आपके पास स्टेमिना है, आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो। अगर प्रिंट में, तो नेचुरली जब आप इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट करते हो तो वहाँ भी आप शब्दों के साथ खेल सकते हो। एक आपकी ओरिएंटेशन आती है, आपका थ्रो ऑफ स्पीच मैटर करता है, जो समय के साथ साथ सीखने के साथ मिलता है। सर, आज से 20 साल पहले की जर्नलिज्म क्या थी और आज के जो 20 साल हो चुके हैं, इसके बाद की जर्नलिज्म, इसमें आप जो बदलाव देख रहे हैं वो किस प्रकार का बदलाव? आप जिस तरह आपने कहा कि 20 साल पहले क्या था, टेक्नोलॉजी का मैंने हवाला दिया। जब हमने शुरू किया था VHS कैसेट्स थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिनी DVs का ज़माना था, और उसके बाद आज के दौर की अगर बात करें तो आज सोशल मीडिया जर्नलिज्म हावी हो रहा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि प्रिंट के, चाहे हम अखबारों की अगर बात करें, बाई वीकलीज की बात करें, मंथलीज की बात करें, तो उस वक्त वो दौर भी था। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें तो ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं हल्की प्रोफेशनलिज्म की कमी आ रही है, क्योंकि शायद तंत्र में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिनका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी माइक उठाकर जर्नलिस्ट बन रहा है, और जो उसके ऑनर्स भी हैं उनको ये नहीं पता कि जर्नलिज्म की एथिक्स क्या है, जो फील्ड में जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, कहीं ना कहीं इनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नए बच्चे फील्ड में आ रहे हैं, जोश उनमें काफ़ी है, लेकिन साथ साथ उस जोश को एक चैनलाइज करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार जोश में खबर तो वो क्रैक कर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता कि वो उसकी अथेंटिसिटी कितनी है, और बाद में पता चलता है कि इससे फेक न्यूज़, जो आज के इस युग में बहुत बड़ी एक चुनौती है। जिस तरीके से आपने बात की एथिक्स की, प्रिंसिपल्स की, तो सर अब हम भी आज की जर्नलिज्म के दौर से हैं जी। तो उसके बीच में आप हम सबको एक क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी ओर से कि किस प्रकार से जो है इन एथिक्स को, इन प्रिंसिपल्स को बचाया जा सकता है, किस तरीके से हम जो है अपनी जर्नलिज्म को एक आगे और एक सच्चे और एक अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हैं? प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरा सोचना है, क्योंकि
अगर मैं बोलता हूँ कि 20 साल का हमने सफ़र सीधी बात के माध्यम से टेक वन पे किया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए सबसे ज़रूरत है एक पैशन की, एक लगाव की, एक झुकाव की। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि जब कार्यक्रम को शुरू किया था तो मुझे नहीं लगा था, कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा स्पैन 20 साल का हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन कर पाए हैं। और मुझे याद है कि 1993 में रजत शर्मा का इंडिया टीवी पे आपकी अदालत भी शुरू हुआ था, तो वो भी एक इंस्पिरेशन रही है। आज की पीढ़ी की अगर बात करें, क्योंकि मैंने सीखना नहीं छोड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज भी मैं पेपर्स पढ़ता हूँ, चाहे मेरा शो है या नहीं है, क्योंकि सीखोगे जब तक नहीं तब तक आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। आज की जनरेशन जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो उसमें हिचकिचाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम पहले ही सीख के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था जिस तरीके से विवेक सर ने हमें समझाया है कि अपना माइंडसेट, जब तक हमारे पास पैशन नहीं होगा बोलने का, लिखने का, तो हम जो है अपने जज्बे को, अपने जर्नलिज्म के फील्ड में हम अपने जज्बे को नहीं उतार सकते हैं। तो इसी के बीच विवेक सर, मैं ये चीज़ एक छोटी सी जो है हमारे माइंडसेट पे जो है कभी न कभी ये चीज़ खलती है कि जिस प्रकार आज की जो जर्नलिज्म है, जो आज की जर्नलिज्म हम जो है आज से 20 साल पहले की जर्नलिज्म जो थी वो कुछ एक डिफरेंट वे में चल रही थी, लेकिन आज की जर्नलिज्म जो है वो एक डिफरेंट वे में चली गई है। तो उस चीज से थोड़ा हम लोगों को एक सीख लेने की जरूरत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना मैंने पहले कहा कि जो भी ऑनर्स हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, प्रिंट मीडिया की अगर बात करें, वो चाहते हैं कि जो टीआरपी का कॉन्सेप्ट है कि हम इस न्यूज़ को पहले ब्रेक करें, उस पर थोड़ा एक परहेज करने की आवश्यकता है जब तक एक ऑथेंटिसिटी ना आए। दूसरा, जो ऑनर्स हैं कहीं ना कहीं उन पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सीजनड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट या फिर मीडिया हाउसेस बने। और क्योंकि कुछ आजकल सेंसेशनलिज्म का भी ज़माना है और उससे परहेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस मास्टर में रह रहे हैं, क्लोज सोसाइटी है, कोई एक छोटी सी भी अगर फेक न्यूज़ हो वो एक बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर सकती है, उससे बचने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये थे हमारे साथ मिस्टर विवेक सूरी जी, जो कि जम्मू कश्मीर के जो है बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी भी हम बोल सकते हैं। और मुझे तो आज काफ़ी ज़्यादा एक मज़ा भी आया, और एक आइडल जो थे हमारे सामने बैठे हुए, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी है। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज की हमारी सोशल जर्नलिज्म है उनके लोगों को भी यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।